हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। बात करेंगे ITR 1 और ITR 4 के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसमें हम डिस्क्रिप्टिव वे पे ITR 1 पे डिटेल पे बात करेंगे और कुछ फाइनली कंक्लूजन में हम जो बात करेंगे ITR 4 और ITR 1 पे क्या डिफरेंसेस हैं उस पर डिटेल पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए बने रहिए वीडियो पे, आगे बढ़ते हैं। हम एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न ITR इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको शॉर्टकट में ITR इनकम टैक्स रिटर्न। जब अभी होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जब फाइनली कोई इनकम टैक्स पेड किया जाता है किसी भी SSC के थ्रू, तो फाइनली वो इनकम टैक्स को जितना भी साल भर में उसने टैक्स दिया वो एक इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रिटर्न फाइल करता है कि भाई मेरे मेरे द्वारा इतना टैक्स जमा किया जा चुका है, मेरी ये इनकम है, उसका पूरा हिसाब किताब देता है। उसको रिटर्न फाइल करना कहते हैं। अब इसमें एक एक करके हम बात करेंगे। ITR कंप्रिहेंसिव गाइड टू इनकम टैक्स रिटर्न। अब ये वीडियो क्या प्रोवाइड करता है? अंडरस्टैंडिंग एंड फिलिंग ITR इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फॉर सैलरीड इंडिविजुअल इन इंडिया। जितने भी इंडिविजुअल हैं सैलरीड, उनको ITR भरते समय कुछ पॉइंट्स को लेकर गाइड करें। थोड़ी समझ को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी, बात करेंगे आगे। सबसे पहला मुद्दा आता है कि हु शुड फाइल ITR 1। पहले तो ये बात आती है कि भाई फाइल कौन करेगा ITR, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और क्या रिक्वायरमेंट है। ये चीज़ समझना बहुत जरूरी। ठीक है, कौन ITR फाइल करता है, कि क्या एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की रहेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं वन पे, इंडिविजुअल्स विथ सैलरी इनकम। ऐसे इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही है जो सैलरीड इनकम है, जिनकी इनकम जो है सैलरी से आती है। जैसे सैलरीड इंडिविजुअल इंक्लूडिंग दोज विथ इनकम फ्रॉम पेंशन, सैलरी, बोनस, परक्विजिट्स मस्ट फाइल ITR। जो सैलरीड पर्सन हो, भले ही पेंशनर भी होंगे, वो सब इंडिविजुअल जो है ITR 1 फिल करेंगे। ठीक है, ये तो क्लियरिटी होगी। सेकेंड, इनकम लिमिट्स। एक बात आती है कि रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें ये चीज़ आती है इंडिविजुअल विथ इनकम एक्सीडिंग द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। करंट में जो है 3 लाख है, ये 2024 के केस में अभी जो वीडियो बन रहा है उसके बेस में अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ये 7 लाख के करीब हो गई है। ठीक है, तो अभी के फाइनेंशियल ईयर पे ये है, देन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से आपकी 7 लाख हो जाएगी। ठीक है, ये ईयर बाई ईयर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो टैक्स की स्लैब में चेंज करते हैं। अभी फिलहाल 3 लाख रुपए है, जिसकी बेसिक एग्जामेशन लिमिट जो है 3 लाख से ऊपर हो जाए और जो 60 साल से कम हो, उस केस पे ITR उसे 1 भरना पड़ता है। ठीक है, अगर जिसकी बेसिक एग्जामेशन लिमिट इससे ऊपर हो गई और 60 साल से भी ऊपर है, वो भी क्योंकि वो पेंशनर होगा, उस केस पे भी ITR 1 भरा जाएगा। एक थर्ड केस आता है एक अदर इनकम का। इंडिविजुअल्स विथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लाइक इंटरेस्ट इनकम, रेंट, डिविडेंड इन एडिशन टू सैलरी इनकम मस्ट फाइल ITR 1। उनको भी ITR 1 ही फाइल करना है। दैट मीन्स अब क्या निकल गया है, सैलरी, सैलरी से सैलरी हेड की जितनी भी चीज़ें, पेंशन, सारी चीज़ें, प्लस उसके साथ अगर अदर सोर्स की कोई इनकम है, वो सब ITR 1 भरेंगे। ठीक है, हम इसको डिटेल में आगे भी बात करते हुए चलेंगे। ठीक, अब आगे बात करेंगे कुछ इसके कंसेप्ट को लेके। अब कुछ अंडरस्टैंड कर जानने की कोशिश करते हैं कि भाई यूर इनकम सोर्स एंड टैक्स स्लैब, कौन कौन से टैक्स इनकम के सोर्स होंगे और टैक्स की स्लैब्स क्या रहेंगे उसके बारे में। इनकम सोर्स कई बच्चे जब ऑलरेडी जानते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं। आइडेंटिफाइंग ऑल सोर्स ऑफ इनकम। अब इसमें इनकम सोर्स क्या होगा ITR 1 के केस पे? हाउस रेंट अलाउंस, HRA, इंटरेस्ट इनकम एंड अदर इनकम। ठीक है, और भी जितने भी अलाउंसेज है वो सैलरी का ही पार्ट माना जाएंगे। ठीक है, ऑल टैक्सेबल अलाउंस भी कह सकते हैं। सेकेंड केस आता है आपका टैक्स स्लैब। नो द एप्लीकेबल टैक्स स्लैब बेस्ड ऑन योर इनकम लेवल। दीज स्लैब्स डिटरमाइन द टैक्स रेट ऑन योर इनकम्स। ये टैक्स की स्लैब जो है हर साल बदलती रहती है। हर साल ना कहें तो एक कुछ टैक्सेबल असेसमेंट ईयर्स में सेम रह सकती है। गवर्नमेंट जो डिसाइड करता है वो, अभी जो रेट है 5% से लेकर 30% तक के बीच के रेट हैं, वो अलग अलग इनकम ग्रुप के लिए है। तो अभी जो ये रेट है, क्योंकि 5% है, देन 20% है, देन 30%। एक स्लैब ये भी है ओल्ड के हिसाब से। ओल्ड के हिसाब से, न्यू के हिसाब से 5% है, देन 10% है, देन 15% है, देन 20% है, देन 30% है। देन गवर्नमेंट ने टैक्स की स्लैब बना रखी है अकॉर्डिंग टू इनकम। ठीक,
एक और पॉइंट आता है कि भाई इनकम सोर्स के और टैक्स स्लैब के यहाँ एक डिडक्शन को भी समझना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग एलिजिबल डिडक्शंस, कुछ एलिजिबल डिडक्शंस हैं जो सैलरी के केस पे लगते हैं। एक एग्जाम्पशन ऑन ऑफ HRA है, दूसरा कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस को लेके है, तीसरा एजुकेशनल एक्सपेंसेस है। 3 चीज़ें हैं, और भी काफ़ी कुछ हो सकती है, मगर मैक्सिमम केस में सैलरीड पर्सन इन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। HRA में कुछ एग्जाम्पशन लेने की सोचते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर बात करते हैं, और एजुकेशनल एक्सपेंसेस के ऊपर बात करते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे हम कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो है ITR फिल करते समय हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। एसेंशियल डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर ITR 1, ITR 1 भरें या ITR 4 भरें, एक ही बात है। जब डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे हम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए फॉर्म 16 एक इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म 16 है ITR 1 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैलरीड पर्सन जो है, सैलरीड पर्सन के लिए सैलरी का एक सर्टिफिकेट समझ लो, सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ सैलरी एंड TDS डिडक्शन। इस केस में फॉर्म 16 में क्या होता है, जो सैलरीड पर्सन है उसके एक सैलरी सर्टिफिकेट के तौर पे इसको साल भर में कितना सैलरी मिली उसके बारे में डिटेल होती है। दूसरा, TDS में कितना डिडक्शन हुआ है, टैक्स से डिडक्टेड एट सोर्स, उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन यहाँ फॉर्म 16 पे। ठीक है, ये इनकम टैक्स की जो टैक्स लॉगिन अगर कोई करता है SSC, उसके ID पे ITR भरते समय ये सारी चीज़ें उसकी लॉगिन ID पे मिल जाती हैं। देन सेकंड पॉइंट आता है बैंक का स्टेटमेंट विथ ऑल बैंक अकाउंट्स टू शो इंटरेस्ट इनकम, डिपॉजिट इनकम, क्या इंटरेस्ट इनकम थी, डिपॉजिट्स हैं और विड्रॉल है, ये सारी चीज़ें बैंक स्टेटमेंट के थ्रू पता चल जाता है। अब और एक इन्वेस्टमेंट प्रूफ के बारे में बात होती है। थर्ड पॉइंट, एविडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक FD, PPF, LIC एंड सो ऑन। इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर आप इन फ्यूचर के लिए कोई अगर डिडक्शन अलाउ करते हैं या डिडक्शन मांगते हैं, जब सैलरी का अब ITR भरते हैं सैलरी के थ्रू। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है अदर प्रूफ्स। अदर प्रूफ के केस में क्या आता है, प्रूफ फॉर इनकम फ्रॉम रेंट, रेंट से अगर कोई इनकम आएगा प्रूफ, डिविडेंड एंड अदर सोर्स, कोई और सोर्स से इनकम आई है तो उसका भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कब चाहिए एसेंशियल डॉक्यूमेंट, कब नीड हमें इसकी ज़रूरत, जब हम क्या करते हैं, फिलिंग ऑफ ITR। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अब आजकल क्या है, एक AIS सिस्टम भी आया है जो क्या करता है, आपका ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है, आपके ITR फॉर्म भरने से पहले आपकी इनकम टैक्स की साइड में जितने भी आपने साल भर में ट्रांजेक्शन्स किए हैं, वो इन्वेस्टमेंट को लेके हो या जो भी आपकी इनकम्स आई है, पूरा आपके पैन कार्ड के नंबर से वो सारी चीज़ें ट्रैक करके आपके एक स्टेटमेंट समरी दे देता है। ठीक है, ये समरी के रूप में होती है। आगे बात करते हैं, अब कुछ स्टेप्स हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप गाइड टू फिलिंग फॉर्म ITR फॉर्म भरते समय आपने किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने पहले कुछ बच्चों को बताया है और अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है पर्सनल डिटेल। आपने फर्स्टली क्या है, पर्सनल डिटेल के बारे में वन जो हम बात करेंगे। फर्स्ट, पर्सनल डिटेल, फिल योर नेम, पैन, एड्रेस एंड अदर बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आजकल पैन की डिटेल जो है, अगर आप ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसकी लॉगिन ID में जब जाएंगे तो आपकी बेसिक जानकारी तो होती ही होती है, मगर आप पैन के थ्रू जाएंगे, एड्रेस एडिट कर सकते हैं या कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन और एडिट करनी है तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ईमेल है, फ़ोन नंबर में चेंजेस हैं, या बैंक की डिटेल है, सारी चीज़ें आप फिर दोबारा इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें चेंजेस आते रहते हैं। देन सेकंड पॉइंट आता है आपका इनकम डिटेल। एंटर द इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी से कितनी इनकम आई वो आपको डालनी पड़ती है। HRA, इंटरेस्ट एंड अदर सोर्स, अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो वहाँ से भी जो भी इनकम आई है वो इनकम डिटेल आपने है जो फॉर्म होता है उसमें फिलअप करना पड़ता है। इन फॉर्म की बात हो रही है, आजकल ऑफलाइन का ऑनलाइन से ही सारा काम। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है आपका डिडक्शंस एंड एग्जाम्स। जब आपने इनकम की डिटेल डाली देन उसके बाद आप क्लेम करेंगे एलिजिबल एलिजिबल डिडक्शंस क्या होंगे, और कुछ एग्जाम्सन अगर होना है उसमें रिडक्शन मिल जाएगा। एग्जाम्सन टू रिड्यूस, अब भाई आपको रिड्यूस करनी है अपनी टैक्स की लाइबिलिटी, टैक्स कम पड़े। ठीक है, अब टैक्स की लाइबिलिटी कम पड़ने के लिए आप क्या कुछ एग्जाम्सन छूट मांगना चाहेंगे। ठीक है, और डिडक्शन लेना चाहेंगे, कटौती है। अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम कह रहे हैं 80C से लेकर 80U तक ये आपके डिडक्शन की कैटेगरी में आता है। हमने एक वीडियो भी बना रखा सकते हैं डिडक्शन का, वहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। अब टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, आजकल तो ऑनलाइन कैलकुलेटर चलता है और ऑनलाइन भी पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, सॉफ्टवेयर बेस्ड है सब कुछ सिस्टम, फिर भी आपको यहाँ पर क्या है टैक्स योर कैलकुलेट,
आप उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट योर टैक्स लायबिलिटी बेस्ड ऑन द टैक्स स्लैब्स एंड डिडक्शंस। आप पहले खुद कैलकुलेट कर लीजिए, मगर आप जैसे इनकम इंसर्ट करेंगे सॉफ्टवेयर में तो वो क्या है, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट करके दे देता है। आपका कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो वो सब कुछ रेक्टिफाई करते हुए चलता है और आपको बता देगा कहाँ पर क्या। ठीक है, तो ये इसका टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। देखो पहले क्या कहा हमने कि हमने पहले पर्सनल डिटेल डाली। ध्यान से सुनिए, एक बार बता देता हूँ। पर्सनल डिटेल डालने के बाद सबसे हमने कहा पर्सनल डिटेल डाली, पहला नंबर। दूसरा हमने कहा इनकम डिटेल डाली, जिसमें हमने कहा कि जितनी भी आपकी इनकम्स हैं वो डालिए, सारे इंटर सोर्स। देन थर्ड पॉइंट हमने बात करी, जितने भी डिडक्शंस हैं वो बोले 80C से लेकर 80U तक होंगे, उससे डिडक्शन डालेंगे। और अगर कोई एग्जाम्पन मिलती है उसमें, उससे क्या होगा, हमारी हेल्प हो जाएगी टैक्स को, टैक्स लायबिलिटी कम करने के। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स का कैलकुलेशन। अब ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है तो आपने जैसे ही डाटा डाला उसके बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही उठा लेगा टैक्स कितना भरना है। आप भी खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, टैक्स के स्लैब आपको अगर पता होगी तो आप, और डिडक्शंस पता होंगे तो देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। देन फाइनली जो फिफ्थ पॉइंट है, वेरिफिकेशन एंड सबमिशन। ई वेरीफाई किया जाता है, ध्यान रखना। ई वेरीफाई यूर रिटर्न एंड सबमिट इट थ्रू द ऑफिशियल इनकम टैक्स पोर्टल। ऑफिशियल इनकम टैक्स पोर्टल जो है उसके थ्रू क्या होगा, सबमिट किया जाए। उससे पहले क्या आपको ई वेरीफाई करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ OTP। ठीक है, ये आधार इनेबल्ड OTP के थ्रू ही होता है आजकल। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके कि क्या चीज़ें निकल के आते हैं। कुछ कॉमन डिडक्शंस हैं के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या क्या डिडक्शंस हैं जो मेनली लेते हैं कई लोग। एक तो सबसे पहला जो कॉमनली वो है आपका HRA का एग्जाम्पशन, डिडक्शन फॉर रेंट पेड टुवर्ड्स योर रेजिडेंस। जहाँ पर एम्प्लॉय रहता है, अगर वो रेंट पे रह रहा है तो उसके रेसिडेंस का जो किराया होगा उसको HRA का एग्जाम्पशन मिल सकता है उसको। तो इसी का मैक्सिमम डिडक्शन मांगते हैं कई लोग। देन सेकंड पॉइंट आता है आपका मेडिकल एक्सपेंसेस, डिडक्शंस फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर योर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स। भाई कई बार SSC ने अगर अपने ऊपर खर्चा किया है मेडिकल को लेकर, और अपने डिपेंडेंट फादर मदर स्पाउस का केस कुछ भी हो सकता है, उसमें आप अंडर सेक्शन 80D में आप डिडक्शंस ले सकते हैं। ठीक, एजुकेशन एक्सपेंसेस, बच्चों के ऊपर खर्च होने वाली जैसे फीस है, चिल्ड्रन की एजुकेशन, उसके डिडक्शन इसी में ही आता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिडक्शन ले रखे हैं, जैसे आपने PPF में डिडक्शन कर रखा है, ETC पे आता है, LIC पे कर रखा है सब, या कोई अदर सेविंग स्कीम है जिसे हम सुकन्या कहते हैं। सुकन्या जो SSA है, समृद्धि स्कीम जो है, ठीक है, उस केस में भी क्या है, आपको ETC के अंडर डिडक्शन मिल जाता है। मैक्सिमम मेनली यही डिडक्शंस होते हैं, और भी काफ़ी डिडक्शन है। ETC से ATU तक अगर बात करें, ETA है, ATU भी है, ATG है, ATDD है। काफ़ी मैक्सिमम डिडक्शंस हैं, ऐसा नहीं कि एक ही डिडक्शन है, कुछ मेजर पॉइंट्स के ऊपर रखी है। और जितने बच्चे देख रहे हैं उसमें आप और डिटेल में एक डिडक्शंस का पूरा वीडियो पड़ा है इसी प्ले लिस्ट में, आ जाइए, आप डिडक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई टैक्स कैसे कैलकुलेट करें और टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालें। ये अगर आपने टैक्स पढ़ा है और जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनके लिए तो बहुत ईजी है भी, टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, मगर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए है। सबसे पहली बात, हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं। अब ये ग्रॉस टोटल इनकम कहाँ से आएगी, इससे पहले भी काफ़ी कुछ होता है। ये मान के चलो, ये ग्रॉस टोटल इनकम जो है, मैं ये कह लेता हूँ सम टोटल ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, अब कौन कौन से 5 हेड्स हैं मैं आपको लिख देता हूँ। सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस बिजनेस एंड प्रोफेशन प्लस कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्स। ये पांचों हेडों का टोटल जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है। ये यहाँ पर पहला स्टेप यहाँ से है। इससे ऊपर का स्टेप हम बात कर रहे हैं। देखिए, उससे पहले हम बात कर चुके हैं अन्य वीडियोज़। ये सारी चीज़ें निकलने का GTI आई, जिसको हम इसके बाद देखा टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स का मतलब यहाँ पर लिखा है। आपकी जितनी भी टोटल ऑल सोर्स का मतलब है ये पाँचों हेड, 2 3 4 और ये पाँचों हेडों का टोटल जो होगा GTI। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम डिडक्शन से निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है डिडक्शन। पहला तो ये हो गया। देन डिडक्शन, डिडक्शन 80C से लेकर 80U तक है। ये ओल्ड टैक्स रिजीम के केस में है। अब न्यू टैक्स रिजीम में कुछ ही टैक्स, न्यू टैक्स रिजीम में बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छूट मिलती है। ठीक है, मेनली एक NPS के केस में मिल जाती है और HRA के केस में मिलती है, और अन्यथा कुछ और टैक्स और अंडर सेक्शन 10 के एग्जाम्पशंस भी मिलते हैं इसमें। ठीक है, सेक्शन 10 के एग्जाम्पशंस भी जाते हैं। अब इसमें क्या है कि हमें जो भी छूट लेनी है
अंडर सेक्शन 80C से 80 तक वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सपोज हमारे पास किसी का 10 लाख की अगर इनकम है, हमने कहा डिडक्शन जो है 2 लाख के, ठीक है, माइनस कर लेंगे तो हमारे पास अभी कितने है टैक्सेबल इनकम, थर्ड स्टेप में हमारा 8 लाख, ठीक। अब उसमें क्या हुआ, फिर उसके बाद टैक्स स्लैब लगाई जाएगी। टैक्स स्लैब अगर ये 3 लाख तक नील है, देन उसके बाद आपका 5% है बैलेंस पे, तो 5 लाख जो बैलेंस बचा उसमें 5% इसे 25, ये टैक्स पेबल हो जाएगा, ठीक है। उसमें अगर और कुछ चीज़ें हैं जैसे 4% आजकल सेस लगता है, 4% ऐड करेंगे तो ये करीब 1000 के करीब आ जाता है, 100 रुपये के करीब आ जाता है, ऐड करेंगे 4% हमने से 25,000 का, ठीक। ये आपके सामने आ गया 1000 रुपया, 20,000 रुपये टैक्स लाइबिलिटी बन गई, ठीक है। टैक्सेबल लाइबिलिटी, टैक्सेबल इनकम होने का 8 लाख है, एक एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद जितना भी मान लीजिए 26,000 रुपये हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। अब ये हो रहा है कि एडवांस टैक्स या TDS जो हुई है, मान लिया साल भर में आपने 30,000 रुपये तक टैक्स दिया, TDS हर महीने का, बचा कितना लास्ट 1,000 रुपये। यहाँ पर आगे सब्ट्रैक्ट TDS एंड एडवांस टैक्स पे टू डिटरमाइन फाइनल टैक्स पेबल। तो हमने ये माइनस कर लिया, सपोज हमने TDS कर लिया, जो हमारा टैक्स बना ईयर में उस केस में 6,000 रुपये दोबारा बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से देख लेना, यार ध्यान से देखना, आपको ये देख लेना। हमने कहा 10 लाख आपकी इनकम थी, 2 लाख का हमने क्या कर दिया, डिडक्शन शो कर दिया, 8 लाख की हमारी टैक्सेबल हो जाएगी, यही। देन उसके बाद हमने स्लैब में मान लिया कि 3 लाख तक नील थी, 5 लाख, अगले 5 लाख पे 5%, ये खाली हमने, तो ये हो गया आपका 25,000, 4,000 सॉरी 4% सेस लगा आ गया 26,000, आप क्या हो जाएगा टोटल टैक्स लाइबिलिटी। उसमें अगर हमने साल भर में TDS जो दिया है कितना दिया, 30,000 रुपये, माइनस कर लेंगे तो 6,000 रुपये लास्ट मंथ टेबल होगा। एक बेसिक सी जानकारी थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं थोड़ा डेट्स के बारे में। डेट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहली बात कर लेते हैं। पहली एक डेट तो आपका ये है इंपॉर्टेंट डेडलाइंस एंड कंप्लेंट्स रिक्वायरमेंट। क्या क्या डेडलाइन है, सबसे पहली बात 31 जुलाई के बारे में बात हो रही है। 31 जुलाई किसके केस में है, ये याद रखना, डेडलाइन फॉर फिलिंग ITR-1, ठीक है। ITR-1 फॉर सैलरीड पर्सन, सैलरीड पर्सन जो है उनके लिए ITR-1 भरने की डेट जो है 31 जुलाई है, मैक्सिमम हर साल ये रहती है, ये पहले से फिक्स है। अब गवर्नमेंट चाहे तो इसको कभी आगे एक्सटेंड कर सकती है, मगर हर केस में ये 31 जुलाई की रहती है। सेकंड 30 नवंबर, डेडलाइन फॉर फिलिंग ITR-1 फॉर इंडिविजुअल विद इनकम अदर देन अदर सोर्स, विद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के केस में क्या आएगी, डेडलाइन जो है ITR-1 फॉर इंडिविजुअल्स विद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उस केस में 30 नवंबर हो जाएगी। और 15 जुलाई कब होगी, डेडलाइन फॉर पेइंग एडवांस टैक्स देने की जो लास्ट डेट है वो कितने हैं, 15 जुलाई। 15 जुलाई से पहले पहले आपने अपना केस भर लेना चाहिए, कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बचनी चाहिए, अगर बचती है तो फिर पेनल्टी केस बनते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं और ये डेडलाइन है, ये आप डेट पक्का नोटिस कर लीजिए, काम आएंगी आपकी इन फ्यूचर में। देन आगे बात करते हैं, एक डिजिटल प्रोसेस होता है जहाँ पर आपने कोई फॉर्म भर लिया, उसके बाद कैसे इसको वेरीफाई करेंगे इसके ऊपर बात होती है, क्या है ऊपर बात करते हैं, लेट्स चेक इट। डिजिटल फिलिंग प्रोसेस एंड ई वेरिफिकेशन मेथड, क्या वेरिफिकेशन मेथड, ई वेरिफिकेशन, इसके ऊपर बात करते हैं। ऑनलाइन फिलिंग, फाइल यूर रिटर्न थ्रू द ऑफिशियल इनकम टैक्स पोर्टल, आपने क्या करना है, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके अपना रिटर्न को फिल करना है, ठीक है। जैसे कोई आप एग्जाम का फॉर्म भरते हैं या एडमिशन का फॉर्म भरते हैं, सेम उसी पैटर्न पे आपने ऑनलाइन फाइल करना पड़ता है, फिलिंग करना। ई फाइलिंग ऑप्शन आपके पास, यूज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप्रूव्ड ई फाइलिंग पोर्टल, ई फाइल पोर्टल से ही आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को भरेंगे इनकम टैक्स को, ठीक है। फिर ई वेरिफिकेशन किया जाएगा। ई वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या है, अपना आधार नंबर अपने खाते से और पैन कार्ड से क्या करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है। वेरीफाई यूर रिटर्न यूजिंग आधार OTP, आधार इनेबल OTP, बैंक अकाउंट डिटेल्स और नेट बैंक, जो भी बैंक आपका अकाउंट अटैच होगा उससे OTP जनरेट होगी जो आधार इनेबल होगी। दैट मीन्स आधार नंबर डाल के आपकी OTP आएगी, उस OTP को आपने फाइनली सबमिशन केस में जब आप फाइनल सबमिट करेंगे उस केस में ये काम आती है, ऑथेंटिसिटी वेरीफाई जा सके, ठीक है। क्योंकि कोई लीगल पर्सन ही इस काम को कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आधार को इनेबल करने के OTP आता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आगे, मेनली कुछ कॉमन टिप्स हैं जो, या की टिप्स हैं और कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली बात है कीप रिकॉर्ड्स, आपने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने, मेंटेन ऑल रेलिवेंट्स डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट योर इनकम्स एंड डिडक्शंस। अगर आप कभी इनकम को शो तो कर रहे हैं, डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें, कीप मेंटेन रखें, आप सारे रिलेवेंट्स जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपने पास मेंटेन रखना है। सेकंड केस है आपका डबल चेक, केयरफुली रिव्यू योर ITR-1
फॉर्म बिफोर सबमिटिंग, ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार दोबारा चेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चेक गलती होती है तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। हालांकि उसका भी एक रास्ता है, दोबारा से रीफाइल कर सकते हैं। मगर कई केसेस में क्या होता है, अगर कोई दिक्कत आ गई टेक्निकल, अगर लेट में फॉर्म भर रहे हैं, उस केस में आपको ध्यान नहीं रहता है, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए फाइनल सबमिट होने से पहले आप अपने ITR को केयरफुली क्या है रिव्यू कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट है सीक प्रोफेशनल एडवाइस। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आता है रिटर्न भरते समय, तो वहाँ पर कंसल्ट टैक्स कंसल्टेंट फॉर एनी क्वेरीज और कम्प्लेक्स सिचुएशन। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसी दिक्कत है तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा टैक्स कंसल्टेंट्स, ठीक है, कोई भी अगर जानकारी लेनी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो जो प्रोफेशनल है, टैक्स प्रोफेशनल या कंसल्टेंट, उनसे आप एडवाइस लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर ना आए। ठीक, अब ये जो मेनली फाइनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ITR फॉर्म भरने के लिए ITR 1 भरें, ITR 4 भरें, प्रोसेस सेम रहेगा। मगर क्या डिफरेंस है ITR 1 और ITR 4 में, के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। ITR 1 और ITR 4, इनके बारे में क्या डिटेल डिस्कशन होना है, अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट क्राइटेरिया के ऊपर। ये क्राइटेरिया सहज 1, जिसको ITR 1 बोलते हैं, इसको सहज भी बोलते हैं, ठीक है, और ITR 4 को सुगम बोलते हैं। ये शुद्ध हिंदी में है ITR 4 की। अब सबसे पहली बात आती है 1, ये भी कह सकते हैं, हु कैन यूज़ इट। ITR 1 कौन यूज़ करेगा, ये एक चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। रेसिडेंट इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल होगा, भारतीय नागरिक होगा, वो यूज़ करेगा कौन, ITR 1, ठीक है। ITR 4 क्या, इंडिविजुअल, HUF एंड फॉर्म्स, ठीक है, ये याद रखना। ये तीन लोग जो हैं, एक इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, HUF भी, और फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। ITR 4 उनके लिए यूज। ये सेकंड पॉइंट आता है डिफरेंस इनकम लिमिट। यहाँ पर इनकम लिमिट है 50 लाख, ये बहुत अच्छा लाइन है। अब ITR 1 जो है 50 लाख तक सकते हैं, ये ध्यान रखना। सेकंड केस में जब हम ITR 4 की बात करेंगे, जितने बिजनेस इनकम ग्रुप हैं जिनकी इनकम 2 करोड़ तक है, वो क्या है, इस बेस पे क्या कर सकते हैं, ITR 4 भर सकते हैं, ठीक है। सी केस जो है, थर्ड केस क्या है, एलिजिबल इनकम सोर्स। ये कौन से इनकम सोर्स को इंक्लूड करते हुए चलता है ITR 1, एक तो सैलरी के अंदर आती है, पेंशन इसके अंदर आता है, इंटरेस्ट, और 1 हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी, और अदर सोर्स इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक। ये सारी चीज़ें जो हैं ITR 1 पे आती हैं, ठीक है। देन अगर ITR 4 के बारे में बात करें तो उसमें बिजनेस इनकम आती है, सैलरी आ सकती है, क्योंकि हम इंडिविजुअल की बात करें, उसके अगर बिजनेस से भी इनकम आता है, जैसे ही बिजनेस आएगा तो ITR 4 लगता है। सैलरी है, इंटरेस्ट है, और 1 हाउस प्रॉपर्टी, उस केस में आप ITR 4 देंगे। देन अगला केस है बिजनेस इनकम। बिजनेस से इनकम आई तो ITR 4 नॉट अप्लीकेबल। ये अलाउ तो है विथ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD, 44AE, 44ADA। ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर या बिजनेस करते हैं, उस केस में क्या है, अंडर सेक्शन 44 का जो सेक्शन है, AD, AE और ADA, ये जो है ITR 4 के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक। अब फाइलिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। ई पॉइंट सिंपल, ये सिंपल होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ITR 1 पे ज़्यादा दिक्कत है फॉर्म भरते समय। अगर हम बात करें ITR 4 के बारे में, ITR 4 का क्या केस है, ITR 4 में क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू बिजनेस इनकम रिपोर्टिंग। क्योंकि बिजनेस इनकम की रिपोर्टिंग है, तो उस केस में क्या होगा, मोर कॉम्प्लेक्सिटीज आएगी, इसलिए आपको टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत है। क्योंकि बिजनेस में आपकी कुछ आता है, बिजनेस इनकम आती है, उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ही रहता है। इसलिए यहाँ पर आपको जो भी टैक्स कंसल्टेंट है, उनकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक। इस केस में आप खुद भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो तब आप टैक्स एडवाइज़र की हेल्प लें। देन F की पॉइंट बात करेंगे। F पॉइंट फाइलिंग प्रोसेस क्या है, बेसिक है, सूटेबल एंड सैलरीड सूटेबल फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। ये सूटेबल है और बहुत ही सिंपल है, बेसिक सा है। अगर हम बात करें ITR 4 के बारे में, तो डिटेल रिपोर्टिंग चाहिए बिजनेस इनकम की, और जितनी भी एक्सपेंसेस, उनकी सारी रिपोर्टिंग या सारे एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स का पूरा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली चाहिए, किस केस पे, ITR 4 में, ठीक। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है G पॉइंट। ये क्या कहता है, डिडक्शन। कॉमन डिडक्शन है 80C से लेकर 80U तक, जो एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल के केस में। यहाँ पर बिजनेस डिडक्शन जो भी होंगे वो, और पर्सनल डिडक्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट अच्छा है याद करने के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म इम्पैक्ट। इनकरेक्ट फाइलिंग में लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। अगर गलत फॉर्म भरा तो आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कोई दिक्कतें आ सकती हैं। इनकरेक्ट फाइलिंग कुड लीड टू पेनल्टीज एंड स्क्रूटनी। भाई यहाँ पर पेनल्टी सीधे पड़ जाती है, और स्क्रूटनी, जांच भी हो सकती है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है और पेनल्टी पड़ सकती है। यहाँ पर कोई दिक्कत आएंगी तो कॉम्प्लिकेशन आपको सुधारने का मौका दिया जा सकता है, आपको नोटिफाई किया जाएगा, आपको एक चांस मिला जाएगा कि भाई आप दोबारा रिवाइज भरिए। कोई दिक्कत होती है तो फिर आपको हेल्प की जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट सूटेबल फॉर है।
ITR 1 जो है सैलरीड इंडिविजुअल विद सिंपल इनकम, जिनका और ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं तो सैलरीड पर्सन जो होंगे वो ITR फॉर्म 1 भरेंगे। इंडिविजुअल विद बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम, अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी बिजनेस से भी इनकम आ रही है या कोई प्रोफेशनल इनकम आ रही है वो ITR 4 भरेंगे। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। हर एक टॉपिक के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम एक एक करके इसमें डिटेल में बात करें। क्राइटेरिया आपको कर लिया हमने, ठीक है। देन उसके बाद कौन इसको यूज कर सकता है ना, और इसकी इनकम लिमिट यहाँ 50 लाख है, यहाँ पर 2 करोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, हमने कहा कि भाई इन सब चीज़ों में एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर बिजनेस से बात हो रही है, बिजनेस इनकम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती। यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी है, सिंपल है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये फाइलिंग प्रोसेस जो है बेसिकली ये सूटेबल है, मगर यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होती है, सारे डॉक्यूमेंट डिरेक्शन ATC से ATU तक के यूज़ होते हैं यहाँ पर ऐसे, और बिजनेस डायरेक्शन जो होंगे वही यूज़ किए जा सकते हैं। इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं फ्यूचर के केस में अगर आप इनकरेक्ट डाटा डालते हैं, मगर यहाँ पर पेनल्टी पड़ सकती है आपकी और स्क्रूटनी की जाएगी ITR 4 के केस में। ये सूटेबल सैलरीड पर्सन के लिए, ठीक है, और ये बिजनेस पर्सन के लिए जो जिनका काम बिजनेस और प्रोफेशनल है। ठीक है, ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक लाइक इट, मैंने देख लिया। ड्रॉप करें अपना कमेंट, ड्रॉप योर कमेंट, और अगर कोई डाउट होते हैं तो आप इसमें पक्का कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, हैव अ नाइस डे, बाय।